Assalamu alaikum. I'm your physics instructor Kiramat Khatak. In today's lecture, I will discuss the topic from class 9 physics, and the title of this topic is Newton's law of universal gravitation. ये चैप्टर नंबर 5 क्लास 9 का पहला टॉपिक है, तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप सब ने लेक्चर जो है वो एंड तक देखना है और अपना फीडबैक जो है वो आपने ज़रूर देना है। तो इस डिफिनीशन को पहले मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली समझाता हूं। मेरे पास दो मासेस है, एक का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी, और दोनों जो है वो सेपरेट है एट अ डिस्टेंस आर। दो कोई भी बॉडीज है, कोई भी मासेस है, और उनके बीच में आप डिस्टेंस को आर भी ले सकते हो और डिस्टेंस को डी भी ले सकते हो। और ये डिस्टेंस जो है ये दोनों के सेंटर से आप लोगे, ये डिस्टेंस आपके पास है r। इसको मैंने नाम दिया है m1 और इसको मैंने नाम दिया है m2। ये ला हमें कहता है कि दुनिया में कहीं पर भी अगर कोई दो बॉडीज है तो दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होगी, और वो फोर्स जो है वो इन दोनों के मास के प्रोडक्ट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इसी डिफिनेशन में भी यही लिखा है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका बेसिकली मतलब ये है कि दुनिया में अगर कहीं पर भी दो बॉडीज है, जैसे कि ये m1 है और ये m2 है, इसका नाम है बॉडी 1 ए और इसका नाम है बॉडी बी। कहीं पर भी अगर आपके पास दो बॉडीज है, इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होगी, और वो फोर्स जो है इफ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मास m1 और m2 के प्रोडक्ट के। किसके? मास m1 और m2 के प्रोडक्ट के। कब होगी? इफ r इज इक्वल टू कांस्टेंट। कहीं पर भी दो मासेस है m1 और m2, लेट सपोज ये 4 kg है और ये भी क्या है, 4 kg है। दोनों के बीच में ये जो r है डिस्टेंस, ये कांस्टेंट है 10 मीटर। 10 मीटर से ना ये ज्यादा होगी ना ये क्या होगी, कम होगी। अगर r कांस्टेंट है तो जितना मैं m1 और m2 के प्रोडक्ट को बढ़ाऊंगा उतना मेरे पास फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसको मैंने क्या नाम दिया है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर मैं इस तरह करता हूं कि इसको मैं 8 kg कर लेता हूं और इसको भी 8 kg कर लेता हूं, तो इन दोनों के बीच में ये फोर्स क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, ज्यादा है। और इन दोनों के बीच में ये फोर्स क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, कम है। अच्छा, एक तो मैंने इधर प्रोडक्ट लिया है दोनों के मासेस का, और फिर आपको बताया है कि इन दोनों के प्रोडक्ट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। दूसरा एक इनवर्स रिलेशन है, और वो है कि इफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इफ m1 क्रॉस m2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, कि अगर आपके पास ये जो दोनों मासेस है m1 और m2, इसको मैं कांस्टेंट रखूं। लेट सपोज एक को मैंने 8 kg रखा है, दूसरे को 8 kg रखा है, दोनों को मैं चेंज ना करूं, और इन दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस है ये पहले के मुकाबले में अब क्या कर लूं, ज्यादा कर लूं। तो जितना मैं डिस्टेंस को बढ़ाऊंगा उतना मेरे पास फोर्स क्या आएगा, कम आएगा। अगर डिस्टेंस को मैं क्या कर लेता हूं, कम कर लेता हूं, तो फोर्स भी मेरे पास क्या होगा, कम होगा। लेकिन यहां पे ये जो r है ये इनवर्स स्क्वायर लॉ शो करता है, और इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस जो है वो स्क्वायर में फोर्स को कम करता है। डिस्टेंस को अगर आप 2 टाइम डिक्रीज कर लेते हो, डिस्टेंस को 2 टाइम डिक्रीज कर लेते हो, तो फोर्स जो है वो कितने टाइम कम होगा, 4 टाइम कम होगा। यहां पे फोर्स का डिस्टेंस के साथ जो इनवर्स रिलेशन है वो बेसिकली इनवर्स स्क्वायर लॉ है। और इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है कि डिस्टेंस को अगर आप 2 टाइम्स डिक्रीज कर लेते हो तो फोर्स 4 टाइम डिक्रीज होगा। डिस्टेंस को अगर आप 3 टाइम डिक्रीज कर लेते हो तो फोर्स जो है वो 9 टाइम डिक्रीज होगा। ये हो गया आपके पास 2। तो अब आप
इन दोनों को कंबाइन 1 एंड 2, 1 और 2 को आप कंबाइन कर लो। ये इक्वेशंस नहीं है, इक्वेशन आपने नहीं लिखना है, ये प्रोपोर्शनलिटी है। तो आपके पास आ जाएगा इफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 क्रॉस m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी को यहां से हटाओ तो इफ इज इक्वल टू g m1 क्रॉस m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहां पे ये जो g है ये बेसिकली आपके पास क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और अगर इसको हम केवेंडिश कांस्टेंट भी बोलते हैं। ग्रेविटेशनल और केवेंडिश कांस्टेंट। और यहां पे ये जो g है ये एक नेचुरल कांस्टेंट है, और इक्वेशन में से प्रोपोर्शनलिटी जब आप हटाते हो तो दोनों साइड्स को आपस में क्या करता है, बैलेंस करता है। और इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू है g इज इक्वल टू 6.67 क्रॉस 10 पावर माइनस 11 न्यूटन डॉट मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय kg स्क्वायर, और ये इसकी क्या है, यूनिट है। अब अगर आप इसकी यूनिट निकालना चाहते हो तो यूनिट कैसे निकालोगे, यूनिट ऑफ g। देखो आप ये वाला इक्वेशन लोगे, f इज इक्वल टू g m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, दोनों साइड पे आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करो, आर स्क्वायर क्रॉस f इज इक्वल टू के g m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर क्रॉस आर स्क्वायर कैंसल, आर स्क्वायर f इज इक्वल टू g m1 m2, दोनों साइड्स को m1 और m2 पे डिवाइड करो, m1 m2 m1 m2, आपके पास आ जाएगा g इज इक्वल टू आर स्क्वायर f डिवाइडेड बाय m1 क्रॉस m2। तो अब g इज इक्वल टू के फोर्स की यूनिट है न्यूटन, आर स्क्वायर की यूनिट है मीटर स्क्वायर, और कीजी ज़रब कीजी से क्या आता है, कीजी स्क्वायर। तो यूनिट आपके पास क्या आ गया, न्यूटन डॉट मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कीजी स्क्वायर। अब ये जो दोनों आपके पास मासेस है ये एक लॉ ओबे करता है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो न्यूटन थर्ड लॉ है बेसिकली उसको ये क्या करता है, ओबे करता है। इसमें आप लोगों को क्वेश्चन ये आएगा कि अगर ये मास ज्यादा है और ये मास कम है तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो किसकी ज्यादा होगी। तो आपने याद रखना है कि इसके बीच में कौन सा लॉ जो है वो ओबे होता है, न्यूटन थर्ड लॉ। ये दोनों जो है एक ही मैग्नीट्यूड के फोर्स लगाते हैं लेकिन डायरेक्शन इसका क्या होता है, अपोजिट होता है। तो F12 जो है वो बराबर होता है F21 के। इसका मतलब क्या है कि ये जो फर्स्ट बॉडी जितना फोर्स लगाती है सेकेंड बॉडी भी उतना ही फोर्स लगाती है। इसको हम कहते हैं F12 और इसको हम कहते हैं F21, लेकिन दोनों के बीच में जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है। नेगेटिव साइन यहाँ पे डायरेक्शन को शो करता है। नेगेटिव साइन शोज ऑन डायरेक्शन। दोनों बॉडीज एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाती हैं उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। ओके, थैंक यू।